हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्टडी विद कॉन्फिडेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th अनसॉल्व पेपर, ठीक है। आज से हम लोग क्लास 10th के लिए जो अनसॉल्व पेपर है साइंस का, उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आपके पेपर में डेफिनेटली 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप इतना भी कर लेते हैं लास्ट टाइम में, तो आप अपने बोर्ड में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, क्लास 12th अनसॉल्व पेपर खंड क, 3 खंड में आते हैं आपके पेपर, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में भौतिक विज्ञान के प्रश्न होते हैं, जिसमें 4 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और एक एक नंबर के। फिर इसके बाद अति लघुत्तरी होते हैं 4 2 2 नंबर के। फिर इसके बाद लघुत्तरी होता है, फिर एक दीर्घ होता है, ठीक है। तो इसमें हमने केवल भौतिक विज्ञान का जो खंड क है, आपके यूपी में कुल 7 सेट आते हैं। तो उन 7 सेटों में जो 2020 में पूछे गए थे बहुविकल्पी प्रश्न, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ उनको भी अच्छा मार्क्स मिल सके। लास्ट टाइम अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई है किसी कारणवश, तो लास्ट टाइम में इन वीडियोज़ की मदद से वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं खंड का जो आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं बहुविकल्पी। उसमें आपका सेट नंबर फर्स्ट है जो 2020 का है, और सेट का नाम है एनजे। उसमें जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न आया था आपका, उसमें कह रहा है कि दर्पण के सामने किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की बनने की 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें एक स्थिति में प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और वो स्थिति होती है जब वस्तु को हम पी यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखते हैं तब। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा कि किसी दर्पण के सामने वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनता है। तो दर्पण कौन सा होगा, आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है कि एक लेंस के सामने किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, ठीक है। यदि वस्तु की दूरी u है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, इसका 3 गुना 3u हो जाएगा, ठीक। अब आपके पास आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू होता है v/u लेंस के लिए। v की वैल्यू कितनी है 3u, और आपकी जो दूरी है वो कितनी है वस्तु की u से u कैंसिल हो जाएगा, तो आवर्धन कितना आ जाएगा 3। तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर 3, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, आप सबको मालूम है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। क्योंकि यहाँ से होता है आपका I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। तो जो Q का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता, टाइम का मात्रक क्या होता है, समय का सेकेंड होता है, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से आपका जो मान आता है वो जाता है कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड। और जिसको एसआई सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। एसआई सिस्टम में क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो विद्युत धारा का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और जो ऑप्शन दिए उसको भी याद रख लेते हैं। वाट किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, ठीक है। वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। इसके बाद ओम किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ठीक है। और इसके बाद वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है आपका क्या, वोल्ट होता है, ठीक है। इनको भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अगला है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है, ठीक है। परिवर्तन चुंबकीयशील, ठीक है। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, परिवर्ती, मतलब उसमें चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या लगातार क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, ठीक है। आप लोग बताएंगे
कमेंट सेक्शन में कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, आप जितना कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, अपने से लिखेंगे, तो आपको याद रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा उसको हम बता देते हैं कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा पूछ रही है, तो इसका जो जवाब होगा होगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत, तो जो अंगूठा है अगर चालक की गति की दिशा में होगा और जो पहली उंगली है वो अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी, तो जो दूसरी उंगली है वो किसकी दिशा बताएगी, प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। ठीक है, तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम किसका नियम यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का, और चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। चलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम दिखा भी देते हैं कैसे होता है। देखिए, ये है आपका दाहिना हाथ। ठीक है, ऐसे आपको ओपन करना है अपने दाहिने हाथ को, तीनों उंगलियां एक दूसरे से क्या होंगी, 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, तो जो अंगूठा है और पहली उंगली को तर्जनी बोलते हैं, दूसरी को क्या बोलते हैं, मध्यमा बोलते हैं। तो अंगूठे को हमको चालक के गति की दिशा में कर देना है। ठीक है, जिधर आपका कुंडली घूम रही है जिधर, उधर कर देना है। और चुंबकीय क्षेत्र की जिधर दिशा है उधर हमको कर देनी है अपने पहली उंगली को। तो जो आपकी दूसरी उंगली है, ठीक है, दूसरी उंगली है मध्यमा जिसको कह रहे हैं, वो क्या होगी, प्रेरित धारा की दिशा आपको क्या करेगी, बताएगी। ठीक है, चलिए ये आपका पहला सेट था जो एनजे था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2 जो 2020 का ही है, क्योंकि आपको मालूम हो है कि यूपी में जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपी बोर्ड के, उसमें हर के 7 सेट आते हैं। तो पहला सेट हमारा समाप्त हुआ, 4 नंबर का आता है बहुविकल्पी फिजिक्स वाले पोर्शन से खंड क में। देखिए दूसरे सेट में क्या हमसे पूछा है, इस सेट का नाम है एन के। इसमें पहला प्रश्न है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अभी हमने पढ़ा अवतल दर्पण, पिछले वाले में पूछा था, और इससे पूछा था कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो जो अवतल दर्पण होता है वो किस तरीके का काम करता है, उत्तल लेंस का काम करता है। किस तरीके का काम करता है, उत्तल लेंस का काम करता है। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर हमसे पूछा है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, लेंस से पूछा है, तो लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब आपका होगा आभासी, सीधा और छोटा। ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है, और यहाँ आपसे अवतल से पूछा है, तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले दूरदृष्टि दोष होता क्या है इसको जान जाते हैं। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम इसका होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी पूछ लेता है कभी कभी हिंदी में लिख के कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है। तो दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और इसके निवारण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहले तो इतना याद रखना था। फिर इसके बाद आपसे पूछा है दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख के जो सबसे भीतरी भाग है, रेटिना पर बनता है। ठीक है, स्पष्ट बनता है वहाँ पर, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, जिसका आभास जो आपकी प्रकाशिक सिराएं होती हैं मस्तिष्क को आभास कराती है, और मस्तिष्क हमको उसका आभास कराता है कि प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, सीधा बना हुआ है। तो हमसे यहाँ प्रश्न पूछा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे। इसमें क्या होता है कि जो आपका नेत्र गोलक होता है, ठीक है, इसका जो व्यास होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब व्यास कम होता है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो पीछे की ओर प्रतिबिंब बनने लगता है। यहाँ रेटिना के पीछे, ये आपका रेटिना है, इसके पीछे प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, तो ये कारण होते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका किसमें, निकट दृष्टि दोष। इसमें प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना के पहले ही बनने लगता है। ठीक है, ये रेटिना के पहले ही बनने लगता है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, उत्तल लेंस का। और जो प्रश्न पूछा था कि दूर दृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमें कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है, ठीक है। दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ मतलब सेम मटेरियल से बना है, लेंथ भी समान है और जो उसका डायमीटर वो भी क्या है, सेम है। किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर क्या किए जाते हैं, समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो समांतर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्मा का क्या हमको पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों के प्रतिरोध क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है, क्योंकि समान पदार्थ के बने हुए और लंबाई भी उनकी समान है, दोनों के प्रतिरोध क्या होंगे, समान। पहले हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इस प्रकार से जोड़ेंगे और इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा, इनका 2R आएगा। क्या आएगा, 2R, ठीक है। इतना याद रखना है कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या है, इसको मान लीजिए आप R1, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2R आ गई, ठीक। इसके बाद आपसे कह रहा है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक। ये समांतर क्रम में इनको जोड़ दिया गया तो आर और आर। समांतर क्रम में दो दो प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, वो हो जाता है दोनों का गुणनफल बटे के दोनों का योगफल, ठीक। और ये हो जाएगा आपका R2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R² / 2R। तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी R2 का मान हमको कितना मिला, R2 का मान हमको मिल गया R/2, ठीक है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R/2 और श्रेणी क्रम में हमारा R1 कितना आया था, 2R आया था। अब दोनों प्रतिरोधों से हम 6 ऊष्मा का मान निकाल लेते हैं। तो जो आपका श्रेणी क्रम में है उसको निकालिए कि श्रेणी क्रम में कितनी ऊष्मा 6 होगी। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए हीट कितनी 6 हो रही है, H1, और ये हो जाएगा आपका V²/R1 × T। और इसी प्रकार H2 क्या हो जाएगा, तो H2 हो जाएगा आपका V²/R2 × T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, V² से V² कैंसिल हो जाएगा, R2 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा R2/R1। तो R2 का मान कितना आया है, R2 का मान आया है आपका कितना, R/2। और इसके बाद R1 का मान कितना आया था, 2R आया था। R1 का मान कितना आया था, 2R। अभी क्या होगा, R से R हो जाएगा कैंसिल और मिल जाएगा आपको 1/4, ठीक है। ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा आपका 1/4। तो यहाँ देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया है 1/4, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 1/4 ए वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 2:1:4। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बिजली के बल्ब का तंतु, ठीक है, जो बिजली के बल्ब का तंतु होता है जो चमकता है, फिलामेंट, वो किससे बना होता है, तो किससे बना होता है, टंगस्टन धातु से बना होता है। कारण है कि इसका जो गलनांक है बहुत उच्च होता है, ठीक है। इसका गलनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन से बनाया जाता है। ये था आपका दूसरा सेट एन के, ठीक है। तीसरे सेट को देखते हैं, तीसरा सेट क्या कह रहा है। देखिए तीसरा सेट है आपका और इसका नाम है NL। इसका नाम क्या है आपका, NL है, ठीक है। तो ये 2020 का ही है। कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, ठीक है। सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक। तो आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल r से दिखाते हैं, ठीक है। बैटरी से धारा नहीं अभी ली जा रही, उसका मान पूछ रहा है, तो IR हो जाएगा आपका और ये किसके बराबर हो जाएगा, उसके विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। तो ई का मान 1.5 दिया है, आई का मान हमको निकालना है और आर का मान कितना दिया है, 3 ओम। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, 1.5/3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 5 मीटर है। तो इसकी क्षमता क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और ये मीटर में दिया है कितना, कितना दिया है आपको, -5 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी क्षमता क्या होगी। तो जब मीटर में दिया होता है तो क्षमता लेंस की क्या होती है, P = 1/f मीटर में, 1/f मीटर में, और 1/f मीटर में। तो f का मान कितना दिया है आपको, -5, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -2.5, सॉरी 2.2 डायोप्टर, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 1 को 5 से तो -0.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला सेकेंड,
-0.2 डायोप्टर। इसको सॉल्व कर लेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और फार्मूला होता है आपका P = वन अपान एफ इंटू मीटर में। अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो फार्मूला आपका क्या हो जाता है 100/f। ठीक है, तो इतना तो कर लेंगे। फिर इसके बाद कह रहा है कि आपके घर की टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर की धारा पर कार्य करता है। इसकी शक्ति क्या होगी? ठीक है, आपको वोल्टेज दे दिया, V दे दिया आपको कितना 0.75 वोल्ट, और आपको दे दिया धारा दे दिया I का मान कितना 100 मिली एम्पियर। आप शक्ति पूछ रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि P बराबर क्या होता है V इंटू आई। मल्टीप्लाई कर दीजिए, V का मान 0.75 और इसका कितना है 100। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 75, और ये मिली एम्पियर में था तो आ जाएगा आंसर आपका मिली वाट में। किस में आ जाएगा? मिली वाट में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 75 मिली वाट। इसके बाद नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है इस सेट का कि प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगर निर्वात ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लगा देंगे? वाई। और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन आ सकता है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप याद रखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सेट है 4 2020 का, उसका क्या नाम है? आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सेट 4 NM। ठीक है, सेट 4 NM। यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पहला क्वेश्चन पूछा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है भाई? तो अंतरिक्ष में वायुमंडल न होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को आपका आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ठीक है, अपने यहाँ से नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जो आती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसेज हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, इन सब से प्रकाश किरणें फैल जाती हैं और नीला रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, जिस कारण से हमें आकाश का रंग क्या होता है? नीला भी दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस कारण से? तो आपका जवाब होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, आर का मान वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया? 32 सेंटीमीटर दे दिया। तो फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, R/2। तो 32/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये सेंटीमीटर में था तो ये भी हो जाएगा 16, तो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में कह रहा है कि ओम के नियमानुसार धारा एवं विभवांतर में ग्राफ बनेगा। तो ओम के नियम में धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है? एक सरल रेखा बनता है। ठीक है, एक तरफ अगर हम विभव को और एक तरफ धारा को लेते हैं तो यह जो हमको ढाल मिलती है इसकी क्या मिलती है? सरल रेखा मिलती है। तो ओम के नियम का सत्यापन भी इसी प्रकार से करते हैं, उसमें ग्राफ भी बनाते हैं। तो आपको याद होगा कि ओम के नियम में धारा और विभवांतर के बीच जो ग्राफ मिलता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। और ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम कहता है कि यदि चालक की सामान्य भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो V = I हो जाएगा। और जब इसको हम हटाते हैं प्रोपोर्शनल को तो एक नियतांक आता है R × I। R एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। तो यहाँ से V/I बराबर आपको क्या मिल जाएगा? R मिल जाएगा। तो ये भी ओम का नियम है और ये भी ओम का नियम है, दोनों ओम का नियम है। ठीक है, आप सुनिए ओम का नियम क्या है, सुनना है आपको, फिर इसको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। ओम का नियम क्या कहता है? तो आपको सबसे पहले लिखना है ओम के नियमानुसार डैश इन्वर्टेड कामा में यदि चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इतना आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। देखिए हम आपके लिए 11:55 PM हो रहा है इस समय हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करना है, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट सेट देखते हैं। ठीक है, आपका 4 सेट कंप्लीट हो गया 2020 का, और 3 सेट और बचा है क्योंकि 7 सेट होते हैं एक साल में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 5। तो सेट नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वस्थ आँख का निकट बिंदु होता है। तो स्वस्थ
आँख का जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर। और प्रश्न ऐसे भी आता है कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो भी आपका आंसर कितना होगा 25 सेंटीमीटर ही होगा। और अधिकतम कितनी होती है, तो अधिकतम क्या होती है, अनंत होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अभी आपने पिछले वाले सेट में देखे, हर एक जो आपका दर्पण वाला और लेंस वाला है वहाँ से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो उधर थोड़ा सा डिफरेंट दिया था, वक्रता त्रिज्या दिया था, फोकस दूरी पूछा था, यहाँ फोकस दूरी दे दिया आपको, वक्रता त्रिज्या पूछा है। तो आपको बस फार्मूला याद रखना है कि आर एफ इक्वल टू क्या होता है R/2, या फिर आर इक्वल टू क्या होता है 2 × f। ठीक है, किसी से काम चल जाएगा। तो आर आपको निकालना है 2, और एफ कितना दिया है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 दूना के 40, तो आपका हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही इसका। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक है, तो पीछे हमने आपको बताया जहाँ विद्युत धारा का पूछा था क्या होता है, ओम होता है। फिर आगे यहाँ के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। कुलाम किसका होता है, तो विद्युत आवेश का होता है मात्रक कुलाम। इसके बाद जूल, तो जूल किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, या फिर वैद्युत ऊर्जा का होता है। ठीक है, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इसके बाद ओम मीटर, तो ओम मीटर किसका होता है, ओम मीटर होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब इसके बाद आखिरी है सेट नंबर 5 का, कह रहा है कि वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो नहीं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वैद्युत सेल परिवर्तित करता है। फिर कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, नहीं, ये तो नहीं होगा। फिर यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, नहीं, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किसका होता है, जनरेटर का होता है। किसका होता है, जनरेटर का। और जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होता है आपका एसी, एक होता है आपका एसी, और दूसरा क्या होता है आपका डीसी होता है। ठीक है, एक क्या होता है एसी, दूसरा होता है डीसी। एसी की खासियत क्या होती है कि ये ऐसी करंट होती है जिसकी डायरेक्शन एक निश्चित टाइम के बाद क्या होती है, बदलती है। और डीसी यूनी डायरेक्शनल होती है, इसकी केवल एक दिशा होती है। ठीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वैद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आप लोग जानते हैं वैद्युत मोटर मशीनों पे यूज किया जाता है। ठीक है, मशीनों पे पहले पंपिंग सेट वगैरह चलाने के लिए वैद्युत मोटर का यूज करा जाता था। ठीक, वैद्युत मोटर आपके पंखे में लगे होते हैं, फ्रिज वगैरह में लगे होते हैं। तो वैद्युत मोटर का काम क्या होता है, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये होता है वैद्युत मोटर का कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेटअप 5 हो गए, 2 सेट और बचे हैं। देखिए सेट नंबर 6 में क्या कह रहा है, सेट नंबर 6 में कह रहा है जो जिसका नाम क्या है NO, कि किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक कितनी है, -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेंशन नहीं किया है कौन सा दर्पण है, बस बोला कोई गोलीय दर्पण है और गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां क्या है, माइनस। तो चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक दिया है, मतलब दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे, दोनों क्या होंगे, अवतल। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये जो प्रश्न पूछा था, देखिए थोड़ा सा अलग कर दिया था, तो जो बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं वहाँ थोड़ा अलग हो जाए कि गोली दर्पण क्या हो गया। गोली दर्पण तो सर लोग नहीं पढ़ा है। गोली दर्पण ही तो होता है आपका जो उत्तल दर्पण होता है, और जो अवतल दर्पण होता है गोली दर्पण के ही तो भाग होते हैं। ठीक है, और जो लेंस होता है वो भी गोली दर्पण के भाग होते हैं। तो यहाँ पर माइनस आया है, और माइनस किसका होता है, अवतल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल होंगे। फिर कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है, समान आकार का लेंस है तो लेंस के इधर एफ होता है, फिर इधर होता है 2f, और इधर होता है f' और इधर होता है 2f'। तो वस्तु को अगर हम 2f पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब 2f' पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, फोकस की दूरी की दोगुनी दूरी पर रख देंगे, तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उसी के समान बनेगा दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर। ठीक है, अगला है कि लघु पतन के कारण। ठीक है, लघु पतन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। घरों में हमारे शॉर्ट सर्किट होती है। ठीक है, सबके घरों में हो जाती है, जब कभी कभी इलेक्ट्रिक जब अधिक आ जाती है तो शॉर्ट सर्किट के कारण विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ न्यूमेरिकल नहीं दिया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब शॉर्ट सर्किट होती है, लघुपतन होता है, तो परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक मान क्या होगा, वही होगा बढ़ा हुआ मान। तो 1/25 कम है, 1/5 भी कम है, 5 भी कम है, सबसे ज़्यादा क्या है 25। तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इस सेट का, सेट नंबर 6 का, कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो ऑप्शन तो थोड़ा गड़बड़ दे दिया है। यहाँ पूछना चाहिए था कि कांच का अपवर्तनांक किसके लिए सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग के लिए होता है। तो पहला कह रहा है कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका मतलब आप चाहे तो ये लगा सकते हैं कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अधिकतम का मतलब क्या है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ये वाला आंसर आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन कितना है, 0.5 है। एक लेंस से 0.2 मीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, यू का मान कितना दिया है, -0.2। ठीक है, क्योंकि यू का मान हमेशा हम निगेटिव लेते हैं, -0.2 मीटर। इसके बाद यम का मान दिया है, यम का मान आपको कितना दिया है, 0.5। कितना दिया है, 0.5। तो हम जानते हैं कि m बराबर क्या होता है, v बटा के u होता है, v बटा के u। तो यहाँ से रख दीजिए, तो v का मान आपको निकालना है, तो v का मान यहाँ से हो जाएगा m इंटू यू, यम इंटू क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। यम का मान कितना है, 0.5। यम का मान कितना है, 0.5, और u का मान कितना है, -0.2। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आपको u का मान मिल गया है। u का मान कितना है, u का मान है 0.2, और v का मान कितना आया है, ठीक है 0.1। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा f बराबर u आएगा। f बराबर क्या आएगा, u, यानी 0.2। तो जब बराबर आ रहा है मतलब 0.2 मीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग हमको करना पड़ेगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। तो पिछला वाला प्रश्न जो था वही गड़बड़ हो गया। तो किसके लिए अधिक होता है, बैगनी रंग के लिए अधिक होता है, और लाल रंग के लिए क्या होता है, सबसे कम होता है। ठीक, इसके बाद 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है, तो 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के तुल्य होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के तुल्य होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको एक एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसको भी आपको याद रखना है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये सब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी आपको बताया भी गया होगा कि 1 किलोवाट घंटा में कैसे होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। फिर आखिरी क्वेश्चन है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो आपको पहले याद रखना है कि आवेश अगर स्थिर है, आवेश अगर क्या है, स्थिर है, तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर गतिशील है, अगर क्या है, गतिशील है, तो वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है, तो गतिमान है, गति में है, मतलब वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। तो ये जो आपका 2020 का सेट था, खंड का भौतिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने देखा। जो भी 7 सेट आपके 2020 में थे उस सबको हमने कवर करा दिया। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को जब सपोर्ट मिलने लगता है, किसी भी व्यक्ति को अगर किसी का सपोर्ट मिलने लगता है तो वो आपके लिए और कुछ अधिक अच्छा करना चाहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जब तक बोर्ड एग्ज़ाम हो आपके अनसॉल्व पेपर पूरे कंप्लीट हो जाएं, तो आप वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, फिर इसके बाद भी नहीं समझ में फिर से देखिए, और फिर जब नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, कैसे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व आपको चाहिए, या फिर ऐसे ही हो जा रहा है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो उसका निवारण किया जाएगा। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। रात के 12 बज रहे हैं, आप लोगों को गुड नाइट। आप अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।